बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं हम उसका? मशहूर ज़माना न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इससे पहले कौन कौन सी वीडियोस बना ली इस चैप्टर 7 की वो भी बताता चलूँ। प्लेलिस्ट जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक वीडियो इस पे बनी है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे एक वीडियो बनी है। अब ये चलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। कब दिया था भाई? ये दिया था 1686 में। इस लॉ की तरफ जाने से पहले आप लोगों को जहनी तौर पे तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। ये बातें अजीब सी आपको लगती होंगी, यार पता नहीं क्या है ये, न्यूटन ने लॉ दे दिया कि ये होगा ये होगा। सुन तो लिया होगा आपने स्कूल में, सेंटर्स में, एकेडमीज़ में, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वो तो बड़ी स्पीड से चलते हैं, स्कूल वाले भी सेंटर वाले भी। बस तो वहाँ सुन तो आपने भी लिया होगा। क्या सुना होगा? हमारी इस पूरी कायनात के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ये वर्ड सुना होगा, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। कौन सी अट्रैक्शन? अट्रैक्ट करना क्या है? किससे निकला है ये? अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कशिश। कशिश क्या है ये एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये कर क्या रही है? ये अट्रैक्ट कर रही है। ये आपने सुना है, अट्रैक्ट कर रही है। किन को अट्रैक्ट कर रही है? एक एग्जाम्पल, मैग्नेट। मैग्नेट है और ये आयरन है। ये मैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा। यही होगा ना, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये पड़ा हुआ मैग्नेट, ये आयरन का पीस। ये आयरन का पीस आप यहाँ पड़ा हुआ था, आपने उठा के ये यहाँ रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा और आपने जैसे इसको यहाँ रखा, उसके बाद ये आपके हाथ से निकल गया और सीधा जाके इससे चिपक गया। जानते हैं ना ये बात? तो जानते हैं सर, बिल्कुल बचपन से करते हुए आ रहे हैं, मैग्नेट और आयरन का खेल खेलते हुए। या मैग्नेट और मैग्नेट को ले लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ये क्या था? ये जो खींच लिया इसने इसको अपनी तरफ, इसको कहते हैं अट्रैक्शन, कशिश। एक फोर्स है। फोर्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, मोशन, हरकत, इसके बगैर हो ही नहीं सकती। ये भी आपको काफ़ी लोगों ने बता दिया होगा। अगली जो बात बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हरकत का आपको पता है, फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। कोई बॉडी अगर हरकत कर रही है तो डेफिनेटली उस पर फोर्स एक्ट कर रही है। ये मार्कर अगर हरकत कर रहा है तो किस वजह से हरकत कर रहा है? मेरे हैंड से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, इसीलिए मार्कर हरकत कर रहा है। अब मेरा हैंड भी तो हरकत कर रहा है, इस पर भी फोर्स एक्ट हो रही है यकीनन। वो कौन लगा रहा है? वो मैं लगा रहा हूँ। ये फोर्स मेरी वाइटल फोर्स है। तो मतलब कहने का ये कि मेरा हाथ अगर हरकत कर रहा है तो इसकी पीछे भी फोर्स है। ये मार्कर अगर हरकत कर रहा है, इसके पीछे भी फोर्स है। दो किस्म की बॉडीज़ हैं, या तो वो अपनी फोर्स खुद लगाती हैं या वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती हैं। मतलब कहने का ये कि ये बोर्ड खुद हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये अपनी फोर्स खुद लगा नहीं सकता। इसके पास फोर्स है, ये याद रहे। वो क्या है अभी वो दीगर बात हो जाएगी फिर। इसके पास भी फोर्स है लेकिन ये लगा नहीं सकता। ये जो बोर्ड है ना, ये मार्कर लगा सकता है। हाँ, मेरे पास जो फोर्स है वो मैं लगा सकता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर भी, जैसे कि मैं अपने हाथ को हरकत दे रहा हूँ, और इस मार्कर के ऊपर भी, जैसे ये मार्कर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो हरकत ये दो देख रहे हैं आप, दोनों हरकतें
फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। इनफैक्ट हरकत कोई भी फोर्स के बगैर तो हो ही नहीं सकती। ये जो आयरन के पीस ने यहाँ से यहाँ हरकत की, ये भी क्या है, ये भी फोर्स की वजह से। ये फिक्स कर लें अपने दिमाग में बात कि हरकत के पीछे फोर्स इन्वॉल्व है। ओके फाइन। दूसरी चीज़ इसके अपोजिट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आसान सा सवाल, आग, फायर, उसका अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर आग का अपोजिट, आग का दुश्मन पानी है। मैं कहूँ पानी का अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे आग है। मैं कहूँ ज़मीन का अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे आसमान है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो हरकत है, इसका अपोजिट है रेस्ट। इसका अपोजिट क्या है? रेस्ट। ये बोर्ड आपको रेस्ट में नज़र आ रहा है, ये हरकत नहीं कर रहा है। ये मार्कर आपको हरकत में नज़र आ रहा है। दैट्स इट। तो ये जैसे मैंने कहा कि फोर्स के बगैर हरकत नहीं हो सकती, यानी कि किसी बॉडी की हरकत के पीछे फोर्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल इसी तरह किसी बॉडी के रेस्ट में होने के पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है। जी सर, ये क्या बात बता दी आपने? जी ये बात मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बात सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं समझ आ रही? इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर नंबर 6 उठा के देखिए, मेरी वीडियोस देखिए। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस पूरी कायनात के अंदर जो चीज़ें रेस्ट में, समझ जाइए उसके पीछे फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। जो चीज़ हरकत कर रही है उसके पीछे भी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, ये अट्रैक्शन क्या है? ये भी फोर्स की एक टाइप है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं ना, ज़रा तफसील से सीखिए इसको। 50 नंबर आपके जो है वो MCQs से जुड़े हुए हैं। MCQs ऐसे ही नहीं आएंगे प्लेट में रख के, पढ़ के समझने होंगे MCQs। तो वो माइंडसेट अपना ख़त्म कर दें आपके। हाँ क्वेश्चन आंसर याद किए, डेरिवेशन की प्रैक्टिस की, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की, चलो मसला हल हो गया। ना ना, अब नहीं होगा। समझना पड़ेगा क्या समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो को बार बार देखिए बैक करके, क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सारा मामला इससे चला है, अट्रैक्शन। इससे अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, कशिश, क्या है ये? फोर्स है। सर कौन सी फोर्स है ये? मैग्नेट और आयरन की मिसाल दी, सही हो गया सर। हमें पता है ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये आयरन है, यहाँ से ये इसको नहीं खींच पा रहा, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस पे आने के बाद अचानक ये आयरन का पीस हमारे हाथ से निकल जाता है और खुद ही जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है। हम आपकी ये बात भी समझ गए कि अब ये जो आयरन के पीस ने यहाँ से यहाँ हरकत की, तो इसकी इस हरकत के पीछे हमारे हाथ की फोर्स इन्वॉल्व थी। उसके बाद आगे जो वो हमारे हाथ से निकला और खुद जाके चिपक गया। यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो लग रही है, कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं, यानी कि मेरा हैंड लगा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसने हरकत की है आयरन ने, ये फोर्स मेरी नहीं है, ये इसकी है। इसकी? मैग्नेट की। ये मैग्नेट की जो फोर्स है इसको कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मैग्नेट ने जो फोर्स लगाई उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। मेरे हाथ से जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहलाएगी। क्यों सर? वो भी फोर्स है, वो भी फोर्स है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है भाई, ये डिस्टेंस से एक्ट कर रही है। अट्रैक्शन मतलब एक्ट एट अ डिस्टेंस, फासले से एक्ट कर रही है भाई। आप जो आयरन के पीस को यहाँ से यहाँ लेके आए, तो आयरन को पकड़ा हुआ था ना आपने, या ऐसे ही आयरन इतने डिस्टेंस पे था, आप सिर्फ हाथ को आगे पीछे कर रहे थे तो आयरन का पीस भी आगे पीछे हो रहा था? क्या ऐसा हो रहा था? नहीं, आयरन के पीस को आपने पकड़ा है, उसके बाद आगे किया है, आप इन कांटेक्ट आए हैं, डिस्टेंस नहीं हुआ, बीच में डिस्टेंस नहीं है, आपने डिस्टेंस ख़त्म करके इस आयरन को पकड़ा है, उसके बाद इसको आगे लेके गए हैं यहाँ से यहाँ। लेकिन उसके बाद क्या मैग्नेट ने आके आयरन के पीस को पकड़ा है इस तरह से और पकड़ के पीछे लेके गया है? नहीं, मैग्नेट ने कुछ नहीं किया। मैग्नेट अपनी जगह पर ही है, मैग्नेट अपनी जगह पर ही है। यहीं से बैठे बैठे मैग्नेट ने इसको यहाँ से खींच लिया अपने। इसका मतलब इसने कौन सी फोर्स लगाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वो सारी फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं, जो कि डिस्टेंस से एक्ट करती हैं और बॉडी को अपनी तरफ खींचती हैं।
बात समझ आई? इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैग्नेट और आयरन का मैंने बता दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोर्स जो है वो किससे एक्ट कर रही है? डिस्टेंस से, फासले से एक्ट कर रही है। अभी मैंने आपको वर्ड अपोजिट सिखाया। फायर का अपोजिट क्या है? वाटर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अट्रैक्शन का अपोजिट जो है वो रिपल्जन है। रिपल्जन। अब अपोजिट से फौरन आप समझ गए होंगे, जब अट्रैक्शन में एक चीज दूसरी चीज की तरफ खिंची आ रही है एट अ डिस्टेंस, बिल्कुल इसी तरह एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी से दूर हटेगी, नजदीक नहीं आएगी, दूर हटेगी। लेकिन कैसे? एट अ डिस्टेंस। ये नहीं होगा कि इसकी टच होने के बाद ये बॉडी दूर भाग रही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बॉडी यहीं पे है, वही सब कुछ होगा, डिस्टेंस कम होता रहेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा उसके बाद ये बॉडी खिंच के इसके पास नहीं आएगी, बल्कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फिर ये दूर भाग जाएगी एकदम। तो ये जो केस था ये अट्रैक्शन वाला था। ये जो केस मैंने आपको बताया ये दूर भागने वाला रिपल्जन वाला है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो मैग्नेट और आयरन के अंदर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नजर आएगी। फोर्स ऑफ रिपल्जन फिलहाल अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कूलम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन क्या है? लॉ को छोड़ें, यूनिवर्सल को छोड़ें, न्यूटन को भी छोड़ें, ये वर्ड है बड़ा अहम। ग्रेविटेशन क्या है? ये भी एक फोर्स है। ये भी क्या है? ये भी एक फोर्स है। इसमें डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन समझें तो सही जरा। ये भी क्या है? ये भी एक फोर्स है। अब जब फोर्स की बात आएगी तो फौरन आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी। पहली बात क्या? कि अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स है तो यकीनन ये क्या करेगी? या तो बॉडी को मूव कराएगी। फोर्स का काम ही ये है। फोर्स सेट्स अ बॉडी इन मोशन। या फिर ये फोर्स जो है बॉडी को रेस्ट में लेके आएगी। दो ही काम है ना फोर्स के। अब फिर आगे ये बात तो क्लियर हो गई कि यकीनन इन दोनों में से कोई एक काम ये ग्रेविटेशन करेगी। अगर तो ये फोर्स है और यकीनन है। अब अगला सवाल, फोर्स की फिर दो और कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन सी? या तो फोर्स डिस्टेंस से एक्ट करेगी या विदाउट डिस्टेंस एक्ट करेगी। विदाउट डिस्टेंस तो ये मिसाल है, जो ये आयरन का पीस में पकड़ के आगे लेके गया, ये विदाउट डिस्टेंस वाली है। डिस्टेंस से एक्ट नहीं किया मेरे हैंड ने, डिस्टेंस से एक्ट नहीं किया, बल्कि आयरन के पीस को पकड़ के मैं आगे लेके गया। समझ आ रही है बात? और दूसरी कौन सी फोर्स है? एट अ डिस्टेंस। वो फोर्स जो कि डिस्टेंस से एक्ट कर रही है, फासले से एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन कौन सी फोर्स है? विदाउट डिस्टेंस वाली या डिस्टेंस वाली? ये डिस्टेंस वाली है। ये ग्रेविटेशन जो है वो भी डिस्टेंस से ही एक्ट करेगी। ठीक है सर, ये भी डिस्टेंस से एक्ट करेगी। जिस तरह से ये आयरन और ये मैग्नेट के दरमियान हमने डिस्टेंस से देखा कि किस तरह इस मैग्नेट ने इस आयरन को डिस्टेंस से फोर्स इसके ऊपर एक्ट की और ये खिंचा चला आया। इसको आपने अट्रैक्शन का नाम दिया। अब ये भी बता दीजिए सर कि वो फोर्सेस जो कि डिस्टेंस से एक्ट करती हैं वो भी आपने दो किस्म की बताई। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी है फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये ग्रेविटेशन वाली जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटी है, दो तीन नाम बता दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसको कह लें या ग्रेविटी कह लें। ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस से एक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस से एक्ट करेगी, बिल्कुल जिस तरह ये मैग्नेट जो है वो डिस्टेंस से एक्ट कर रहा है इस आयरन के पीस के ऊपर। ओके सर, फाइन। अगर ये डिस्टेंस से एक्ट करेगी तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी? डिस्टेंस से एक्ट करते हुए क्या ये चीज़ों को दूर फेंकेगी या उनको नज़दीक करेगी? नज़दीक करेगी। भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ये भी एक फोर्स है।
तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इस मैग्नेट और आयरन जैसी है? नहीं, अट्रैक्शन तो है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आपने जो शर्त लगा रखी है ना कि मैग्नेट के सामने आयरन होगा तो ही अट्रैक्शन होगी। मैग्नेट के सामने अगर ये मार्कर रख दूंगा तो क्या मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा? बचपन से मैग्नेट से खेलते हुए आ रहे हैं, क्या कभी ऐसा देखा? नहीं सर, हमें पता है मैग्नेट के सामने आयरन रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, सिल्वर रखेंगे, कॉपर रखेंगे, वो डिस्टेंस से एक्ट होगा और चला जाएगा मैग्नेट की तरफ। लेकिन अगर वुड वगैरह रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, रबर रखेंगे या ये प्लास्टिक रखेंगे तो मैग्नेट इन पर एक्ट नहीं करेगा। यहाँ शर्त मौजूद है। ये जो चीज़ है जिनके ऊपर मैग्नेट एक्ट करता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें, मैग्नेटिक स्टफ कहते हैं इनको। ये ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैग्नेट एक्ट कर रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी डिस्टेंस से एक्ट करेगी। तो क्या यहाँ भी कोई ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जिन पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बाबा। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सर, कोई तो शर्त होगी। हाँ, एक शर्त है, उस ऑब्जेक्ट का ये होना चाहिए क्या? बोर्ड साफ करके अब ज़रा बताओ, उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही शर्त है सिर्फ, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कौन लगाएगा और किस पे लगाएगा? ये मैग्नेट है और ये आयरन है, ठीक है। ये मैग्नेट, इस मिसाल को सामने रखिएगा, बड़ी अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नेट है, ये आयरन पीस है, आयरन पीस है ये, ठीक है भाई। तो ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये फोर्स कौन लगाएगा? यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेट लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा? हर वो बॉडी, एवरी बॉडी विच हैज मास, जिसका वजन होगा, जिसका वजन होगा। बस सर इतनी सी शर्त है। तो वजन तो इस, मास तो इस बोर्ड का भी है, मास तो इस मार्कर का भी है, मास तो हवा का भी है, मास तो गैसेस का भी है, मास तो मोबाइल का भी है, मास तो मेरा भी है, मास तो आपका भी है। सारी चीज़ों का मास है। क्यों सारी चीज़ों का मास है? क्योंकि सारी चीज़ें मैटर हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैटर हैं। क्यों? क्योंकि मैटर की डेफिनेशन है कि एवरीथिंग विच हैज़ मास, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो स्पेस भी कुछ ऑक्यूपाई करे, जगह भी घेरे। तो हमारी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर ये हमारी अर्थ है, इसके साथ ये मून है, फिर ये सन है, फिर दूसरे प्लैनेट्स हैं, फिर एक और सन है, फिर गैलेक्सीज हैं, नेबुलाज हैं, स्टार्स हैं, पता नहीं क्या कुछ हमारी इस पूरी कायनात के अंदर मौजूद है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सन्स हैं, उनके प्लैनेट्स हैं, उनके अपने मून्स हैं, स्टार्स हैं। कुछ स्टार्स बर्न कर रहे हैं जैसे कि हमारा सन, कुछ स्टार्स बर्न नहीं कर रहे, करोड़ों करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद हैं। लेकिन एक बात है, उन सारी चीज़ों का वो सब मैटर हैं। मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर है। क्यों? क्योंकि ये दो डेफिनेशन पे पूरा हम उतर रहे हैं। हम सब का मास है और हम सब ने कुछ स्पेस भी कवर कर रखा है। अब स्पेस कवर करने का क्या मतलब है? ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है या ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर दूसरा बोर्ड ला के लगा दीजिए,
आप कहेंगे सर दूसरा बोर्ड कहाँ से लगाएं? ये जो स्पेस है ये तो इस बोर्ड ने कवर कर लिया। अगर दूसरा बोर्ड यहाँ पे लगाना है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहीं पे लाके आप जो है वो कोई टेबल रख दें जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आप कहेंगे सर ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। आप इस जगह से हटेंगे तो ही कोई दूसरी चीज़ आएगी ना, क्योंकि आपने ये स्पेस तो आपने कवर कर लिया। बात समझ आ रही है? तो मैटर क्या है? सारी चीज़ें मैटर है, क्योंकि सबके पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका मास भी है और उनका वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के वो मैग्नेट और ये आयरन के पीस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यकीनन ये किससे एक्ट करेगी? ये डिस्टेंस से एक्ट करेगी। तो बस जो इतनी सारी चीज़ें हैं इन सबको एक दूसरे के पास खिंच के आ जाना चाहिए। मुझे इस बोर्ड से चिपक जाना चाहिए, इस मार्कर को इस पेजेस से चिपक जाना चाहिए, इस डस्टर को इस बोर्ड से चिपक जाना चाहिए, सारी चीज़ों को एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए। जैसे कि ये आयरन जो है इस मैग्नेट से चिपक गया, क्योंकि यही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कही है आपने। सर घूम गया? घूम गया सर, सर तो वाकई घूम गया। क्या बात कर दी आपने सर, इतनी बातें कर दी। आप डेरिवेशन कराएं ना, बस 5 मिनट में मसला हल करें। आप सिर्फ डेरिवेशन थोड़ी ना सीखना है यहाँ पे। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन तो सरों ने करा दी, स्कूल में भी, कॉलेज, सब जगह पे हो गई डेरिवेशन। 5 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगी, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन पता चला कि क्या था? अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो मुश्किल से हार्ड टू डाइजेस्ट वीडियो पीछे करके दोबारा ज़रा मेरी बातों को तफसील से सुनो और लेक्चर को नोट करें, अगर आप वाकई समझ के एमसीक्यूज अपने सॉल्व करना चाहते हैं तो बहरहाल कंक्लूड करते हैं अब यहाँ पर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हर उस बॉडी पे, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ फोर्स कौन लगा रहा था? मैग्नेट लगा रहा था। आयरन तो नहीं लगा रहा था ना, नहीं, सिर्फ मैग्नेट लगा रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हर वो बॉडी लगाती है जिसके पास मास हो। तो यहाँ पर ये पेपर है, इसका भी मास है, ये मार्कर है, इसका भी मास है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो आपके जहन में सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो फिर इसी तरह चिपक जाना चाहिए सारी चीज़ों को। नो 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 भाई नो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सही, लेकिन ये इंतहाई माइनर है, इंतहाई वीक है, बहुत ही हल्की है। ये इतनी पावरफुल नहीं है कि ये इस तरह से बिहेव करे जिस तरह के ये आयरन और मैग्नेट को आपने देखा। नहीं, हाँ, आप एक चीज़ में देख सकते हैं, मैसिव चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैसिव होगी, सबसे ज़्यादा मैसिव होगी, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा मास होगा। हमारी ज़मीन पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा मास है? आप सोचेंगे समंदर, पहाड़, बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आएंगे, माउंट एवरेस्ट। आपका अर्थ के बारे में क्या ख्याल है भाई? ये भी तो मैटर है, क्या इसका मास नहीं है अर्थ का? ओ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई हमारा अर्थ इतनी बड़ी है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। भाई ये प्लेट रखी हुई है, प्लेट के ऊपर अगर ये समोसे रखे हुए हैं, समोसा चाहे कितना भी बड़ा हो प्लेट से तो छोटा ही है ना, क्योंकि समोसा प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ये जितने पहाड़ हैं दुनिया में, जितने भी हैं, सारे के सारे जंगल हैं, पानी है, हवा, पानी, मिट्टी, आप, मैं, सब, हम सब किसके ऊपर हैं? अर्थ के ऊपर हैं। तो डेफिनेटली हमारी अर्थ का वज़न ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ? एग्जैक्टली, ये मैसिव है, सबसे ज़्यादा वज़नी, सबसे ज़्यादा मास इसका है। अच्छा सर, अगर इसका मास सबसे ज़्यादा है तो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल है भाई। अच्छा, आप साबित कीजिए। अभी साबित कर देता हूँ। मैंने क्या कही थी बात, कि फोर्स जब तक नहीं लगे तो क्या होता है? मोशन। कोई भी बॉडी हरकत करती है वो फोर्स के बगैर नहीं कर सकती। कहा था ना मैंने, कोई भी बॉडी हरकत कर रही हो तो वो फोर्स के बगैर
नहीं कर सकती। तो ये देखिए, ये मार्कर है, मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इसको यहाँ से सिर्फ अपना हाथ हटा रहा हूँ, ये तो नीचे चला गया। दोबारा देखें, ये मार्कर पकड़ा और ये छोड़ दिया, मैंने छोड़ा है, नीचे फेंका नहीं है। देखें, मेरे हाथ की फोर्स नहीं लगी, मैं तो सिर्फ हाथ हटा रहा हूँ। ये नीचे यहाँ से यहाँ तक जो आया मार्कर, और यहाँ से नीचे छोड़ूंगा और नीचे। सर ये तो डेली का एक्सपीरियंस है, तो डेली का एक्सपीरियंस है तो बताइए भाई, फिर आप चीज़ें नीचे क्यों जाके गिर रही हैं, ज़मीन की तरफ कहाँ जा रही हैं, ज़मीन की तरफ, ज़मीन की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन सबसे ज़्यादा मैसिव है, उसका मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए सब चीज़ों को ज़मीन ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ज़मीन की तरफ। ये ज़मीन की तरफ क्यों नहीं है, ये फोर्स ये भी लगा रहा है ज़मीन की तरफ, लेकिन इसकी फोर्स बेचारे की इतनी वीक है, ज़मीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमारी पहाड़ों की, समंदर की फोर्स कुछ भी नहीं है, हालांकि इतना मास है उनका। आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में, ज़मीन के मुकाबले में उनका मास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़मीन का बहुत ज़्यादा मास है। इसीलिए ग्रेविटी को देखना, ये देखें, इसीलिए जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, हम अर्थ को सामने रखते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? अब चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। तफसीलात काफ़ी हो गई। अब अगला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, सर ये लॉ न्यूटन ने दिया था, लॉ का क्या मतलब है? लॉ का मतलब पहले भी कई दफ़ा बताया, इसका मतलब है कोई क्लेम करना, किसी की कही हुई बात, लेकिन ऐसी बात नहीं। लॉ का मतलब किसी की कही हुई बात तो है, थ्योरी का मतलब भी किसी की कही हुई बात है, एक्सियोम का मतलब भी किसी की कही हुई बात है, पोस्टुलेट का मतलब भी किसी की कही हुई बात है, थ्योरम भी किसी की कही हुई बात है। तो किसी की कही हुई बातों के कई नाम हैं, लॉ है, थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, या क्या एक्सियोम्स हैं, या पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरम्स हैं जो मैथमेटिक्स में, सब किसी की कही हुई बातें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, चैलेंजिंग बात। इसके ऊपर खैर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी वगैरह, इनके ऊपर देखना चाहते हैं तो आप देख लें, उसमें बड़े तफसील से मैंने बात समझाई है ये क्या है। बहरहाल ये लॉ है, न्यूटन का लॉ है, इसको लॉ का दर्जा दिया गया है इसकी बात को। क्यों? क्योंकि इसने जो बात बोली है वो चैलेंज के साथ बोली है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, पूरा लॉ नहीं लिख रहा है, इसका स्टेटमेंट देख लें। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, वो बोल रहा है पूरी यूनिवर्स में, यूनिवर्स attracts every other body, attracts every other body by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन गुजारा कर लीजिएगा। अभी एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। ये वही आपकी बुकिश लैंग्वेज आ गई है, मैंने अपनी तरफ से बोल रहा है एवरी बॉडी, हर बॉडी, एवरी बॉडी, हर बॉडी, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, हर बॉडी जो इस कायनात में मौजूद है वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है एवरी अदर बॉडी को, हर दूसरी बॉडी को। किसके जरिए? बाय अ फोर्स, एक फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रही है। अब ये जो फोर्स है, विच इज, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फोर्स क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, इसको भी समझाता हूं। बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट
ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन सुन लें, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16, दिस 16 इज एक्चुअली प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो नंबर के मल्टीप्लाई होने की वजह से मिला है। ओके फाइन। तो क्या कह रहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। इस पूरी कायनात में कोई भी बॉडी जो है दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के ज़रिए, और ये फोर्स जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मासेस दो बॉडीज ले लेते हैं, एक बॉडी को हम कहते हैं m1 और दूसरी बॉडी को हम कहते हैं m2। अब ये m1 और m2 के दरमियान ये दो बॉडीज़ के मासेस हैं, ठीक है, m1 और m2, और इनके दरमियान कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैथ्स की ज़बान में दो वेरिएबल्स हैं, दो लेटर्स हैं, उनके दरमियान आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लस नज़र नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नज़र का साइन नज़र नहीं आ रहा, डिवाइड का साइन नज़र नहीं आ रहा, माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाइए उसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। तो ये m1 को m2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 4 थोड़ी है कि भाई 2 4 8 हो जाएगा, नहीं, ये तो वेरिएबल्स हैं, ये तो लेटर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगी इनकी मल्टीप्लिकेशन की? सिर्फ ये मिलेगी, क्या? कि ये बीच में से मल्टीप्लाई का साइन गायब हो जाएगा, बस जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2। फिर क्या कह रहा है? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये प्रोपोर्शनल को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये अपॉन के साथ लगती है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जा रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बिटवीन देम। उन दो बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लीजिए आप और उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दो बॉडीज़ के दरमियान के डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया भाई? मिटा देता हूँ इस लॉ को, इस लॉ को मिटा दिया। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। क्या बोला न्यूटन ने? कायनात की हर बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है और ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक बॉडी का मास हो गया m1, दूसरी बॉडी का मास हो गया m2, इनका प्रोडक्ट ये आ गया, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा दो बॉडीज़ का मास होगा, जितना ज़्यादा दो बॉडीज़ का मास होगा उतनी ही ज़्यादा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब समझ लीजिए आप, जो जितनी ज़्यादा मैसिव हो, हमारी अर्थ को देख लीजिए, है मैसिव, बहुत ज़्यादा मास है इसका, और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपका मास जो है वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा है। ठीक है, तो फोर्स आप भी लगा रहे हैं लेकिन आपकी फोर्स नेग्लिजिबल है भाई, ये बहुत ज़्यादा मैसिव है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। आप भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ये भी लगाएगी, ठीक है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के नज़दीक ही जाएंगे। लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं कि अर्थ खींच रही है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ये ज़्यादा होगी। दो बॉडीज़ के दरमियान ये दूसरी एक चेयर हमने रखी हुई है, ठीक है, इसका मास जो है वो इसके मुकाबले में, दोनों का मास जो है वो थोड़ा है, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी वो भी कम होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। फिर वो बोलता है कि यही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। कैसे? कि जितना ज़्यादा अब ये अर्थ कितनी मैसिव है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आप जो यहाँ खड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ आ जाएं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगी। क्यों? डिस्टेंस बढ़ गया।
अब देखें, गौर करें ज़रा, डिस्टेंस बढ़ गया। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, डिस्टेंस और बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गया। अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो डिस्टेंस और बढ़ गया। अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो देखें डिस्टेंस और बढ़ गया। वो बोल रहा है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या चीज़ कम हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है इन दो बॉडीज़ के दरमियान। द ग्रेटर द डिस्टेंस द मिनिमम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम कहते हैं कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी भी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई बात? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इनके दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इनको इक्वेट कर दें ज़रा, इक्वेट कर दें तो एफ आ गया। दो एफ हैं, एक एफ ले लिया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दो हैं, एक कर लिया। ऊपर m1 आ गया, फिर आ गया m2। इस m की जगह पर यह आ जाएगा और दूसरा क्या हमारे पास आर स्क्वायर ही आ गया। इसका मतलब क्या बन रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये अपॉन में जो है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ रही है बात? अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी मैथ्स की ज़बान में है, वो अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। ये लीजिए, आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की इक्वेशन भी ड्राइव हो गई 4 लाइनों में। 4 लाइनों में ये इक्वेशन ड्राइव हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आगे क्या आएगा? न्यूटन स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अभी तो इसका मुझे यूनिट भी याद नहीं आ रहा, मैं खुद इतना थक गया हूँ, बस वैल्यू याद रख लें आप। बहरहाल ये वीडियो आपने देखी। अब ये जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी ये मैं आपको बता दूं। ये न्यूटन ने ये मैथमेटिकली तो उसने पेपर वर्क पे कैलकुलेट कर ली थी न्यूटन ने, लेकिन ये जो है उसने एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट की थी, तजुर्बा करके जो कैलकुलेट की थी, वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। वो आगे आएगा कि उसने कैसे ये इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ की थी। अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये आपकी जो है वो ये रहा अगला टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू जो हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की, यही वाली 6.67 × 10⁻⁻11। ये जो, ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे थे क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे। सिर्फ रटने वाला इशू नहीं था। अगर रटने वाला इशू होता तो ये आप वीडियो कभी भी नहीं देखते। वो तो आपने एकेडमीज़ में, सेंटर्स में, स्कूल में कर लिया अपना मामला। वो 1-1.5 पेज के अंदर वो रटी रटाई सब कुछ हो गया। आप वैसे ही करें, मैं इनकार नहीं करता, बार बार कहता हूँ, जो टीचर्स करा रहे हैं, सर करा रहे हैं, मिसें करा रही हैं, करें बिल्कुल वैसे ही, एज इट इज़ याद कर लें, कोई इशू नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन समझें तो सही। मैं ये चाहता हूँ आप समझें तो सही कि यार कहानी क्या है इसके पीछे। और अभी तो बहुत कॉन्साइज बताया है मैंने, इसमें बहुत बड़ी डिटेल है। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे इंशाल्लाह, तो फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर वीडियो जो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे सीखें। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।